हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बिल्कुल नया चैप्टर ट्रायंगल्स, और इसमें हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसका नाम है सिमिलैरिटी। तो रेडी हो? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, चलो एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि ये जो माउंट एवरेस्ट है, इतना ऊंचा, या फिर यहाँ से मून तक का डिस्टेंस, ये लोग मेजर कैसे करते हैं? आई मीन इतना लंबा मेजरिंग टेप तो होता नहीं है, राइट? ऑब्वियसली नॉट। तो फिर इसका सीक्रेट क्या है? वेल, इन सब चीजों को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। और इस पूरे आइडिया की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो एक सिंपल से मैथमेटिकल प्रिंसिपल पर टिकी है, और उस प्रिंसिपल का नाम है सिमिलैरिटी। ओके, तो सिमिलैरिटी को ठीक से समझने से पहले चलो एक पुराना टॉपिक रिवाइज करते हैं जो आपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कॉन्ग्रुएंस। थोड़ा बहुत याद है ना? चलो क्विकली रिकैप करते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स याद है? ये वो फिगर्स होते हैं जिनका शेप और साइज दोनों बिल्कुल सेम हो, मतलब एकदम जेरोक्स कॉपी। जैसे अगर आप दो 5 रुपए के सिक्के लो, एक ही साल के बने हुए, तो वो कॉन्ग्रुएंट है। एक के ऊपर दूसरा रखोगे तो वो परफेक्टली कवर कर लेंगे। अब जरा यहाँ स्क्रीन पर देखो। लेफ्ट साइड पर है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, इनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। और राइट साइड पर है सिमिलर फिगर्स। अब इनमें क्या है? शेप तो सेम है, पर साइज अलग हो सकता है। और बस यही वो छोटा सा डिफरेंस है जो आज हम डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में सिमिलर फिगर्स क्या हुए? ये ऐसे फिगर्स हैं जिनका शेप तो एक जैसा है, लेकिन साइज सेम हो ये जरूरी नहीं है। इसे ऐसे इमेजिन करो जैसे आप किसी फोटो को परफेक्टली जूम इन या जूम आउट कर रहे हो। शेप थोड़ी चेंज होता है, नहीं ना, सिर्फ साइज बदलता है। बस यही है सिमिलैरिटी। और पता है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपकी मैथ्स की किताबों तक लिमिटेड नहीं है। सिमिलर फिगर्स हमारी डेली लाइफ में हमारे चारों तरफ हैं। सीरियसली, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो सोचो कहाँ कहाँ दिखती है ये सिमिलैरिटी हमें अपने आसपास। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। चलो कुछ कॉमन वाले देखते हैं। ये देखो, यहाँ ताजमहल की 3 अलग अलग फोटोज हैं। एक स्टैम्प साइज, एक पोस्टकार्ड साइज और एक थोड़ी बड़ी। इन सबका साइज बिल्कुल अलग है, लेकिन शेप तो एकदम सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? कि ये सारी फोटोज आपस में सिमिलर हैं। फोटोग्राफर्स यही तो करते हैं, एक ही नेगेटिव से अलग अलग साइज की फोटोज बनाते हैं, राइट? पता है, कुछ शेप्स तो ऐसे होते हैं जो हमेशा ही सिमिलर होते हैं, नो मैटर व्हाट। आप उन्हें कितना भी छोटा या बड़ा बना लो। जैसे कि दुनिया के सारे सर्कल्स आपस में हमेशा सिमिलर होंगे, सारे स्क्वायर्स भी आपस में सिमिलर होंगे, और हाँ, सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स भी। कूल है ना? ओके, तो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर। अगर हमें मैथमेटिकली प्रूव करना हो कि कोई दो पॉलीगॉन्स आपस में सिमिलर हैं या नहीं, तो हम कैसे करेंगे? वेल, इसके लिए बस 2 गोल्डन रूल्स हैं जो हमें चेक करने होते हैं। किसी भी 2 पॉलीगॉन्स को, चाहे वो ट्रायंगल्स हों, क्वाड्रिलैटरल्स हों या हेक्सागॉन्स, सिमिलर कहने के लिए उन्हें 2 स्पेसिफिक कंडीशंस को पूरा करना ही पड़ता है। चलो देखते हैं ये 2 कंडीशंस क्या हैं। तो ये हैं वो 2 कंडीशंस, ध्यान से सुनना। पहली, उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, एकदम बराबर। और दूसरी, उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो या प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। एक बात हमेशा हमेशा याद रखना, ये दोनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। एक भी अगर पूरी नहीं हुई तो फिगर्स सिमिलर नहीं होंगे। सिंपल। ये एक्सपेरिमेंट देखो, इससे सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक लाइट सोर्स के सामने एक कार्डबोर्ड रखा है और उसकी शैडो बन रही है। अब ये जो शैडो है ना, ये उस कार्डबोर्ड का एक परफेक्ट सिमिलर वर्जन है, बस साइज में बड़ा है। क्यों? क्योंकि दोनों के एंगल सेम है और शैडो की हर साइड कार्डबोर्ड की साइड से एक फिक्स्ड रेशियो में ही बड़ी हुई है। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सिमिलैरिटी। तो अब तक हमने कॉन्ग्रुएंस समझा, सिमिलैरिटी समझी, उसके रूल्स देखे। चलो अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और समझते हैं कि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे क्या है। तो ये है वो सबसे क्रूशियल पॉइंट, इसे अपने दिमाग में फिट कर लो। सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होते हैं, लेकिन सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हों ये जरूरी नहीं है। अब सोचो ऐसा क्यों? सिंपल है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप के साथ साथ साइज का भी सेम होना जरूरी है। सिमिलर फिगर्स में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। इसका मतलब सिमिलैरिटी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और कॉन्ग्रुएंस उसका एक स्पेशल केस है।
और यही प्रिंसिपल, यही दो गोल्डन रूल्स, एंगल्स को सेम रखना और साइड्स को प्रोपोर्शन में रखना, यही इनडायरेक्ट मेजरमेंट की चाबी है, उसकी की है। हम जमीन पर एक छोटा सा सिमिलर ट्रायंगल बनाकर एक बहुत बड़ी अनरीचेबल चीज जैसे कोई बिल्डिंग या पेड़, उसकी हाइट आराम से निकाल सकते हैं। तो चलो वापस आते हैं अपने पहले सवाल पर। जमीन पर बनाया गया एक छोटा सा ट्रायंगल हमें माउंट एवरेस्ट जैसी विशाल चीज की हाइट नापने में कैसे हेल्प कर सकता है? ये कैसे होता है, इसके पीछे की मैथ्स क्या है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर के अगले पार्ट में। सो स्टे क्यूरियस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वेलकम स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स पर हमारे चैप्टर के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को क्रैक करेंगे, सिमिलैरिटी। अब देखो, सिमिलर वर्ड तो आपने रोज की लाइफ में सुना होगा, लेकिन ज्योमेट्री में ना इसका एक बहुत स्पेसिफिक, बहुत पावरफुल मीनिंग है। तो चलो डाइव इन करते हैं और देखते हैं इसका असली मतलब क्या है। चलो एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं, थोड़ा ब्रेन को वार्म अप करते हैं। इस स्लाइड को देखो, एक छोटी सी पासपोर्ट फोटो और दीवार पर लगी एक बड़ी सी पोर्ट्रेट में क्या कॉमन है? सोचो जरा। हाँ, ऑफ कोर्स दोनों एक ही इंसान की तस्वीरें हैं, पर उनके शेप्स के बारे में सोचो। उनका शेप बिल्कुल सेम है ना? बस साइज अलग है। बस यही आइडिया मैथमेटिक्स में सिमिलैरिटी का फाउंडेशन है। तो चलो अब थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं। ज्योमेट्री की दुनिया में इस सिमिलर वर्ड का एक्चुअल मतलब क्या है? जैसा कि आप देखोगे, ये सिर्फ एक जैसा दिखने से बहुत बहुत ज्यादा है। इसके पीछे प्रॉपर मैथमेटिक्स है। ये देखो, ज्योमेट्री में दो पॉलीगॉन्स को सिमिलर कहने के लिए वो सिर्फ हमशक्ल नहीं हो सकते, उन्हें दो बहुत ही स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। पहला, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बिल्कुल बराबर होने चाहिए, और दूसरा, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होनी चाहिए, जिसको हम मैथ्स की भाषा में कहते हैं प्रोपोर्शनल। चलो इन दो गोल्डन रूल्स को थोड़ा और डीपली समझते हैं। इन्हें एक चेकलिस्ट की तरह सोचो। अगर कोई भी दो शेप्स सिमिलर होने का क्लेम करते हैं तो उन्हें इन दोनों कंडीशंस पर टिक मिलना ही चाहिए। एक भी फेल हुआ तो गेम ओवर। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये स्लाइड सब कुछ क्लियर कर देती है। आपको दोनों कंडीशन सैटिस्फाई करनी होंगी। ये इनमें से कोई एक वाला केस नहीं है। सिर्फ एंगल्स इक्वल होना काफी नहीं है, सिर्फ साइड्स प्रोपोर्शनल होना काफी नहीं है। यू नीड बोथ। इस बात को हमेशा याद रखना। अब जब हम रूल्स जानते हैं तो चलो कुछ कॉमन गलतियों को देखते हैं। ये ऐसी सिचुएशंस है जहां शेप्स पहली नज़र में बिल्कुल सिमिलर लगते हैं, लेकिन जब हम अपने दो रूल्स का टेस्ट अप्लाई करते हैं तो पता चलता है कि वो सिमिलर नहीं है। इन ट्रैप्स को समझना बहुत जरूरी है। चलो सबसे क्लासिक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल। लेट्स रन आवर 2-point चेक। सबसे पहले एंगल्स। एक स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्रीज होते हैं, एक रेक्टेंगल के भी सारे एंगल्स 90 डिग्रीज होते हैं। तो कंडीशन 1 तो पास हो गई, चेक। लेकिन व्हाट अबाउट रूल नंबर 2, साइड्स का रेशियो? एक स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, पर एक रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसका मतलब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम नहीं होगा। तो ये टेस्ट फेल हो गया, और क्योंकि एक टेस्ट फेल हो गया, रिजल्ट क्या है? अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर नॉट सिमिलर। सिंपल। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। व्हाट अबाउट अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस? फिर से अपनी चेकलिस्ट निकालते हैं। इस बार साइड्स को पहले देखते हैं। एक स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल, एक रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, यानी 1:1। तो कंडीशन 2 पास हो गई। लेकिन एंगल्स का क्या? इस बार साइड्स तो प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन एंगल्स मैच नहीं कर रहे। एक स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्रीज होते हैं, पर एक रोम्बस के नहीं होते। तो कंडीशन 1 फेल हो गई। और जैसा हमने पहले कहा, अगर एक भी कंडीशन फेल तो रिजल्ट फेल। अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस आर नॉट सिमिलर। देखा, दोनों कंडीशंस पूरी करनी ही होंगी। तो हमने देखा कि स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स जैसे क्वाड्रिलैटरल्स के साथ बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, दोनों कंडीशंस चेक करनी पड़ती हैं। लेकिन ट्रायंगल्स के बारे में क्या? क्या उनमें कुछ ऐसा स्पेशल है जो चीज़ों को थोड़ा आसान बना देता है? चलो पता करते हैं। और यही है ट्रायंगल्स का मैजिक। वो एक स्पेशल केस है। ट्रायंगल्स के साथ अगर आप ये प्रूव कर दो कि सिर्फ एक कंडीशन पूरी हो रही है, तो दूसरी वाली ऑटोमैटिकली, मैजिकली पूरी हो जाती है। जैसे अगर आप ये दिखा दो कि दो ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो आपको साइड्स चेक करने की जरूरत ही नहीं है, उनकी साइड्स 100% प्रोपोर्शनल होंगी। हाउ कूल इज दैट? ट्रायंगल्स की ये स्पेशल प्रॉपर्टी हमें एक बहुत ही पावरफुल और इंपॉर्टेंट थ्योरम तक ले जाती है। इसे एक ब्रिलियंट एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियन ने डिस्कवर किया था।
हम इसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बीपीटी कहते हैं। इसका ज्यादा फेमस नाम है थेल्स थ्योरम। और ये हैं वो आदमी, थैलिस। उनका ये आइडिया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ट्रायंगल्स की ज्योमेट्री में एक पूरा गेम चेंजर है। ये हमें हर तरह के सीक्रेट्स अनलॉक करने में और ऐसी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में हेल्प करता है जो इसके बिना बहुत मुश्किल होती। अब ये थ्योरम सुनने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है। ये कहती है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। आई नो थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन चिंता मत करो, हम इसको ब्रेक डाउन करके बिल्कुल सिंपल बना देंगे। मैथमेटिक्स में हम चीजों को बस मान नहीं लेते, हम उन्हें प्रूफ करते हैं। तो चलो अब थेल्स थ्योरम का प्रूफ देखते हैं, समझते हैं कि ये आखिर काम क्यों करती है। इसका प्रूफ बाय द वे बहुत ही स्मार्ट और एलिगेंट है। ठीक है, चलो अपना प्रूफ सेटअप करते हैं। हम शुरू करते हैं एक ट्रायंगल ABC से, सिंपल। फिर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं DE जो नीचे वाली साइड BC के बिल्कुल पैरेलल है। हमारा मिशन क्या है? हमें ये प्रूफ करना है कि ये पैरेलल लाइन बाकी दो साइड्स यानी AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। In other words, we have to prove that AD divided by DB is equal to AE divided by EC. ऐसा करने के लिए हम यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, जो आपको क्लास 9 से याद होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सबसे पहले चलो ऊपर वाले ट्रायंगल ADE के एरिया का रेशियो निकालते हैं लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल BDE के एरिया से। फॉर्मूला यूज करके हम देखते हैं कि ये रेशियो AD डिवाइडेड बाई DB के बराबर है। ठीक है, स्टेप 1 कंप्लीट। अब बिल्कुल यही चीज हम दूसरी साइड के लिए रिपीट करेंगे। हम ऊपर वाले ट्रायंगल ADE के एरिया का रेशियो निकालेंगे राइट साइड वाले ट्रायंगल DEC के एरिया से। इस बार रेशियो क्या आता है? AE डिवाइडेड बाय EC। ओके, स्टेप 2 भी कंप्लीट। नाउ हियर कम्स द मास्टर स्ट्रोक ऑफ द प्रूफ, द ब्रिलियंट पार्ट। हमारे जो दो रेशियोज थे उनके डिनोमिनेटर में जो दो ट्रायंगल्स हैं उन्हें देखो, BDE और DEC। वो अलग दिख सकते हैं लेकिन उनका एरिया बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि जैसा आपने क्लास 9 में सीखा था, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। यहां दोनों ट्रायंगल्स बेस DE पर हैं और पैरेलल लाइंस DE और BC के बीच में। तो सोचो, अगर हमारे दोनों रेशियोज के डिनोमिनेटर्स एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ DEC इक्वल है, तो इसका मतलब पूरे फ्रैक्शंस भी तो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, राइट? इसका मतलब है कि AD डिवाइडेड बाय DB मस्ट बी इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC एंड दैट्स इट। हमने थेल्स थ्योरम प्रूव कर दी, हेंस प्रूव। और ये हमें एक आखिरी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पर ले आता है। हमने अभी प्रूव किया कि अगर एक लाइन पैरेलल है तो वो साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है, लेकिन इसका उल्टा क्या? मतलब अगर एक लाइन दो साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी ही होगी? इसके बारे में सोचना और इसका जवाब हम अपने अगले एक्सप्लेनर में एक्सप्लोर करेंगे। सी यू देन। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि पैरेलल लाइंस कैसे एक ट्रायंगल में परफेक्ट रेशियोज बनाती हैं। पर सोचो, अगर हम इस सवाल को पूरा पलट दें, बस यही है हमारा आज का मिशन, द पैरेलल लाइन पजल को सॉल्व करना और थ्योरम 6.2 को एकदम मास्टर कर लेना। आपको पिछले सेशन से याद तो होगा ही, थ्योरम 6.1, जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या BPT भी कहते हैं, उसने हमें एक सुपर पावरफुल रूल दिया था कि भाई अगर एक लाइन ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है तो वो बची हुई दो साइड्स को हमेशा ऑलवेज सेम रेशियो में ही डिवाइड करेगी। ये हमारे लिए आज का स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन अब यहां आता है ट्विस्ट। अगर हम इस लॉजिक को उल्टा कर दें, मान लो हमें पहले से ही पता है कि रेशियो सेम है, तो क्या हम ये गारंटी दे सकते हैं कि लाइंस हमेशा पैरेलल होंगी? ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका जवाब ही है आज के एक्सप्लेनर का मेन हीरो। तो चलिए, ये रहा हमारा गेम प्लान। पहले हम इस ऑपोजिट क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, फिर एक छोटा सा विजुअल एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि रूल को हम अपनी आंखों से देखें। उसके बाद हम ऑफिशियली थ्योरम 6.2 को अनलॉक करेंगे और उसे कुछ एग्जाम्पल्स में एक्शन में देखेंगे, और एंड में एक्सपर्ट बनने की बारी होगी आपकी। सो लेट्स स्टार्ट। किसी भी थ्योरम को सिर्फ रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं होता। इससे बेहतर है कि हम उसे खुद ही डिस्कवर करें। इसलिए हम टेक्स्ट बुक से एक्टिविटी 3 करेंगे। ट्रस्ट मी, ये रूल को विजुअली समझने का बेस्ट तरीका है, उससे ऑफिशियली लर्न करने से भी पहले। ओके, सो स्टेप 1, सबसे पहले कोई भी एक एंगल ड्रॉ कर लो। चलो उसे एक्स से नाम दे देते हैं।
अब इसकी एक आर्म यानी AX पर हम इक्वल डिस्टेंसेस पर कुछ पॉइंट्स मार्क करेंगे, जैसे B1, B2, B3, और बिल्कुल यही चीज़ हम दूसरी आर्म AY पर भी करेंगे, C1, C2 जैसे पॉइंट्स मार्क करके। मेन चीज़ यहाँ ये है कि AB1, B1, B2 ये सारे हिस्से इक्वल हैं, और वैसे ही AC1 और C1, C2 भी। सोचो जैसे आप एक रूलर पे मार्किंग्स कर रहे हो। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे। चलिए इनमें से कुछ पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल B1 को C1 से ज्वाइन करते हैं और फिर थोड़ा आगे के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, जैसे B और C को। जैसा कि आप देख सकते हैं, इससे हमें 2 अलग अलग लाइंस मिल गई हैं, B1 C1 और BC। अब हमारा गोल ये है कि इन दोनों लाइंस के बीच का रिश्ता क्या है, ये पता लगाएं। चलो अब थोड़ा सा मैथ्स करते हैं। जरा आर्म AX पर फोकस करो। AB1 और B1B का रेशियो क्या है? जैसा कि हमने मार्किंग्स की थी, ये है 1 पार्ट डिवाइडेड बाय 4 पार्ट्स, मतलब रेशियो हुआ 1/4। ओके, अब दूसरी आर्म AY चेक करते हैं। यहाँ AC1 और C1C का रेशियो क्या है? एंड लुक एट दैट, वो भी 1/4 है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, राइट? रेशियोज एकदम आइडेंटिकल हैं। तो इससे हमें क्या पता चला? जब हम एक ऐसी लाइन बनाते हैं जो ट्रायंगल की साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो लाइन बेस लाइन के बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। B1 C1 इज पैरेलल टू BC। यही है हमारे एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी डिस्कवरी। इक्वल रेशियोज का मतलब पैरेलल लाइंस, सिंपल एज दैट। सो जो हमने अभी अभी विजुअल एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया ना, वही है ऑफिशियली थ्योरम 6.2। ये BPT का कन्वर्स है, यानी उसका लॉजिकल रिवर्स। तो चलिए अब इसे इसकी प्रॉपर मैथमेटिकल लैंग्वेज में डालते हैं। यह है इसकी फॉर्मल स्टेटमेंट। थ्योरम 6.2 कहता है कि अगर कोई लाइन एक ट्रायंगल की 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी। बेसिकली थ्योरम 6.1 का एक डायरेक्ट उल्टा है। BPT पैरेलल लाइन से शुरू करके रेशियो प्रूफ करता था। ये थ्योरम इक्वल रेशियो से शुरू करके लाइन को पैरेलल प्रूफ करता है। इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए, आगे के सारे प्रॉब्लम्स की यही है। और अगर आप में से कोई क्यूरियस है कि इसे प्रूफ कैसे करते हैं, तो वो एक बहुत ही कूल टेक्निक यूज करते हैं जिसे कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें हम मानकर चलते हैं कि थ्योरम गलत है, कि लाइंस पैरेलल नहीं हैं, और फिर लॉजिक यूज करके शो करते हैं कि हमारा अजम्पशन ही इम्पॉसिबल है। मैथ्स में ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ओके, सो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन हम सब जानते हैं मैथ्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो चलिए अब देखते हैं कि हम इस थ्योरम को यूज करके एक्चुअल एग्जाम लेवल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहला चैलेंज देखते हैं। इस ट्रायंगल में हमें दिया गया है कि लाइन DE बेस BC के पैरेलल है। हमें प्रूव ये करना है कि छोटे सेगमेंट AD का रेशियो पूरी साइड AB के साथ वही है जो AE का रेशियो पूरी साइड AC के साथ है। ये स्टैंडर्ड BPT पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। तो इसका सोल्यूशन बहुत ही स्मार्ट है। हम शुरू करते हैं स्टैंडर्ड BPT से। AD by DB इक्वल्स AE by EC। लेकिन हमें पूरी साइड AB और AC चाहिए। तो ट्रिक ये है, पहले दोनों साइड्स को उल्टा कर दो, यानी रेसिप्रोकल ले लो। अब जब हम दोनों तरफ 1 ऐड करके LCM लेते हैं, तो न्यूमरेटर में सेगमेंट्स कंबाइन होकर पूरी साइड लेंथ बन जाती हैं। बस थोड़ा सा अलजेब्रा एंड प्रूफ कंप्लीट। अब ये प्रॉब्लम देखो, थोड़ी ट्रिकी लग सकती है। हमारे पास एक ट्रेपीजियम है ABCD, मतलब AB DC के पैरेलल है। बीच में एक लाइन EF है जो इन दोनों के पैरेलल है। हमें प्रूफ करना है कि AE by ED का रेशो BF by FC के बराबर है। अब आप सोचोगे ये तो ट्रायंगल ही नहीं है, तो BPT कैसे लगेगा? वेल, यहां एक बहुत ही क्लेवर ट्रिक है जो सब आसान कर देगी। द सीक्रेट इज जस्ट वन सिंपल कंस्ट्रक्शन। हम डायगोनल AC ड्रॉ करते हैं। जैसे ही हम ये करते हैं, पूरा ट्रेपीजियम 2 ट्रायंगल्स में स्प्लिट हो जाता है, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल CAB। अब हम BPT को दोनों ट्रायंगल्स पर अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। आप नोटिस करोगे कि दोनों से जो रेशियोज मिलेंगे उनमें एक कॉमन टर्म आएगा। बस उन्हें एक दूसरे के इक्वल रखो एंड बूम, प्रूफ डन। देखा, बस उस एक डायगोनल लाइन ने पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। ऑलराइट, ये हमारा फाइनल एग्जांपल है एंड इट्स अ ग्रेट वन, क्योंकि ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को जोड़ता है। ट्रायंगल PQR में हमें 2 चीजें दी हैं। पहला, रेशियो PS by SQ रेशियो PT by TR के बराबर है। दूसरा, एंगल PST एंगल PRQ के बराबर है। बस इन 2 क्लूज को यूज करके हमें प्रूफ करना है कि पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल PQR आइसोसेलेस है। इसके लिए हमें थ्योरम 6.2
और एंगल्स की नॉलेज दोनों यूज करनी पड़ेगी। चलिए इसकी लॉजिकल चेन को फॉलो करते हैं। स्टेप 1, हमें रेशियोज इक्वल दिए हैं। थ्योरम 6.2 से इसका क्या मतलब हुआ? मतलब लाइन ST QR के पैरेलल होनी ही चाहिए। ग्रेट। स्टेप 2, अब जब लाइंस पैरेलल हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब एंगल PST एंगल PQR के बराबर होगा। स्टेप 3, लेकिन रुको, क्वेश्चन ने हमें यह भी कहा था कि एंगल PST एंगल PRQ के बराबर है। इसका मतलब एंगल PQR और एंगल PRQ भी आपस में इक्वल हुए। और स्टेप 4, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो एंगल्स इक्वल हों, उसकी ऑपोजिट साइड्स भी तो इक्वल होती हैं, यानी PQ इज इक्वल टू PR। और यही तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन है, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो हमने थ्योरी भी देख ली और कुछ एग्जाम्पल्स को एक्शन में भी देख लिया। अब है आपकी बारी अपनी नई नॉलेज को टेस्ट करने की। टाइम टू बिकम द एक्सपर्ट। ये रहा आपका चैलेंज प्रॉब्लम, सीधा एक्सरसाइज 6.2 से। इस फिगर में साफ साफ दिया है कि लाइन DE BC के पैरेलल है। हमें 3 साइड्स के लेंथ दी गई हैं। AE है 1, EC है 2 और DB है 3। इस पजल का आखिरी मिसिंग पीस है AD की लेंथ। तो आपका मिशन सिंपल है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी थ्योरम 6.1 को यूज करके AD की लेंथ फाइंड करनी है। तो अभी इस एक्सप्लेनर को पॉज कीजिए, अपनी नोटबुक में इसे सॉल्व कीजिए और देखिए कि क्या आप इस पजल को क्रैक कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। Hey students, and welcome back to Triangles Part 4. आज हम कुछ super cool shortcuts, you could even call them hacks, सीखने वाले हैं. इनसे triangle similarity के problems, they'll become so much easier to solve. So, are you ready for this? Chalo, let's get right into it. Okay, so before we jump into the new stuff, let's do a quick recap. Back in class 9, we talked all about congruency. Remember that? Congruent figures mean same shape, same size, basically a perfect photocopy. But now in class 10, our focus shifts to similarity. And similar just means same shape, but the size can be different. Think of it like this. You have a building's blueprint and then you have the actual building. The shape is identical, right? But the size is obviously completely different. And that's exactly what we're going to master today. So what's the official rule? I mean, what does the textbook definition say? Well, for two triangles to be similar, two conditions have to be met. Number 1, their corresponding angles must be equal. And number 2, their corresponding sides have to be in the same ratio or proportion. So in simple words, same shape means all the angles match up, and different size just means the sides are proportionally smaller or bigger. Make sense, right? Now, let's talk about the real-world problem here. If we had to sit and check all 6 of these conditions for every single question, well, the exam would be over before we finished one problem. This right here is the long, tedious, and boring way to do it. I mean, just look at this process. First, you have to check all 3 angles. Is angle A equal to angle D? Then, is B equal to E? Then C equal to F? And you're still not done. After that, you have to check the 3 side ratios. Is AB over DE the same as BC over EF? And is that the same as CA over FD? Huff, it's such a long process. Who has time for all that in an exam? Nobody, right? So, the big question is, there has to be a better way, right? An easier way. Some kind of shortcut or a trick? Well, you're in luck. There absolutely is. And that's exactly what we're going to cover right now. And here it is, our very first shortcut, which I like to call the angle rule. Its official name is the AA similarity criterion. And let me tell you, this one is a total game changer, so I need your full attention on this. So let's do a little experiment, just like the activity in your textbook. Imagine we're drawing 2 triangles of completely different sizes. But we're going to follow one very specific rule while we draw them. And the rule is this. We are only going to force 2 pairs of corresponding angles to be equal. That's it. So let's say we construct them so that angle B is exactly the same as angle E, and angle C is exactly the same as angle F. We've only locked in 2 conditions, okay? Everything else is free to be whatever it's going to be. So just think about it for a second. What do you think is going to happen with that third pair of angles? Angle A and angle D. Are they just going to be random, or will they also become equal, all on their own? What's your guess? Of course they have to be equal. Remember the angle sum property of a triangle? The 3 angles always have to add up to 180 degrees. So if you've already matched 2 pairs of angles in 2 triangles, that third angle has no other option. It has to be equal to its partner. It's just pure mathematics. And that simple logic is exactly what gives us our first major shortcut,
Theorem 6.3, the AA criterion. All it says is that if you can just prove that the three corresponding angles of two triangles are equal, that's it. You are done. The sides will automatically be in proportion, and the triangles are guaranteed to be similar. So you don't need to check 6 things anymore. You just need to check 3 angles. So much better. But wait, it actually gets even better than that. I mean, think about it. If checking 2 angles automatically makes the third pair of angles equal, then why should we even bother checking the third one, right? So the real shortcut, the ultimate hack, is that you only need to check 2 pairs of corresponding angles. This is called the AA similarity criterion, and trust me, this is the one you're going to use for 90% of your problems. It's just that useful. All right, let's move on to our second super tool. Imagine you get a question where there is 0 information about the angles. All they give you are the lengths of the sides. So what do you do then? Are we stuck? Nope. Of course there's a shortcut for this too, and that is our shortcut number 2, the side rule, officially known as the SSS similarity criterion. Okay, check out this activity. We have 2 triangles here, ABC and DEF. Let's look closely at their side lengths. The ratio of side AB to DE is 3/4.5, which simplifies to 2/3. Now let's do BC over EF, that's 6/9, which, hey, that's also 2/3. And one final check, CA over FD is 8/12, which is again 2/3. You see, we've constructed triangles where all 3 pairs of corresponding sides have the exact same ratio. So the sides are perfectly in proportion with each other. But here's the big question. What about the angles? If we force the sides to be proportional, will the angles just magically become equal as well? And the answer is a big yes. It really does work like magic. If you were to actually take a protractor and measure these angles, you'd find that angle A is exactly equal to angle D. Angle B matches angle E, and angle C matches angle F perfectly. It's so cool how the proportional sides literally force the angles to be equal. And this is exactly what our second shortcut, Theorem 6.4, or the SSS criterion, is all about. It says that if you can show that all 3 pairs of corresponding sides in 2 triangles have the same ratio, that's all you need. The angles will automatically be equal, and the triangles are declared similar. So once again, instead of that painful 6-step process, you just check 3 side ratios and you're done. So let's just quickly summarize. You now have 2 new super powerful tools in your geometry toolkit. Now there is a third one called SAS, which we'll explore later on, but honestly, just these 2 that we learned today will solve the vast majority of your problems. So your first tool is AA similarity. What do you check? Just find 2 pairs of equal corresponding angles. If you find them, boom, the triangles are similar. Simple as that. Your second tool is SSS similarity. What's the check here? Are all 3 pairs of corresponding sides in the same ratio? If they are, boom, the triangles are similar. That's it. I would seriously recommend writing these 2 down on your formula sheet right now. So there you have it. You have the tools. You have the shortcuts. From now on, I want you to look at every triangle similarity problem like it's a puzzle. And you now have the master keys to solve it. So, are you ready to solve the puzzle? Go on, open up your textbook, find some of those problems, and try using these shortcuts. I promise you're going to see a huge difference. All the best. नमस्ते स्टूडेंट्स और वेलकम। तो आज हम ट्रायंगल्स के चैप्टर में एक नया सीक्रेट वेपन डिस्कवर करने वाले हैं। सीरियसली, एक ऐसा शॉर्टकट जो बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को भी एकदम आसान बना देगा। तो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद अ फन पजल। सोचो, आप एक बहुत ऊंची बिल्डिंग के सामने खड़े हो। क्या आप सिर्फ अपनी शैडो यानी अपनी परछाई को यूज करके उस बिल्डिंग की हाइट बता सकते हो? थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, राइट? वेल, इसका जवाब हमें इसी एक्सप्लेनर के एंड तक मिल जाएगा। अच्छा, इस नए शॉर्टकट को समझने से पहले एक छोटा सा रिकैप हो जाए। चलो जल्दी से अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स याद है ना? लेट्स जस्ट क्विकली गो ओवर द मेन आइडिया। देखो, सिंपल है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विन्स जैसे हैं। सेम शेप, सेम साइज, मतलब एकदम एग्जैक्ट कॉपी। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स वो एक ही फैमिली के मेंबर्स जैसे हैं। उनका शेप तो सेम होता है पर साइज अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल आपकी फुल साइज फोटो और पासपोर्ट साइज फोटो की तरह। यही है इनका की डिफरेंस। ओके, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए तो हमारे पास SSS, ASA जैसे शॉर्टकट्स थे, राइट? तो अब सवाल ये उठता है,
क्या सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए भी कोई ऐसा ही सीक्रेट कोड है, कोई शॉर्टकट? चलिए आज हम मैथ डिटेक्टिव्स बनकर इसकी पूरी जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम आपकी टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी 6 से ये 2 ट्रायंगल्स उठा रहे हैं। एक है ट्रायंगल ABC और दूसरा है ट्रायंगल DEF। हमें इनके बारे में कुछ क्लूज दिए गए हैं, कुछ मेजरमेंट्स। ओके, डिटेक्टिव मोड ऑन। पहला क्लू चेक करते हैं। साइड AB और साइड DE का रेशियो क्या है? 2/3। ठीक है, अब साइड AC और साइड DF का रेशियो देखो। ये है 4/6, जिसे सिंप्लीफाई करें तो ये भी 2/3 है। इंटरेस्टिंग। दोनों रेशियो सेम टू सेम है, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। केस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। पर रुको, एक और बहुत ज़रूरी क्लू है। ध्यान से देखो, ये जो एंगल है ना 50 डिग्रीज का, वो इन्हीं दोनों प्रोपोर्शनल साइड्स के ठीक बीच में आ रहा है। और हमारे केस में ये इंक्लूडेड एंगल यानी एंगल A और एंगल D दोनों बिल्कुल बराबर हैं। तो अब आते हैं द $1,000,000 क्वेश्चन पर। हमारे पास क्या है? 2 साइड्स जिनका रेशियो सेम है और उनके बीच का एक एंगल जो इक्वल है। तो क्या बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है? क्या हम इन 2 क्लूज के बेसिस पर कह सकते हैं कि हाँ, ये ट्रायंगल सिमिलर है, या अभी भी हमें बाकी सब कुछ चेक करना पड़ेगा? What do you think? And the answer is a big yes. It is absolutely enough. अगर आप बिलीव नहीं करते तो आप घर पर प्रोट्रैक्टर से मेजर करके देखो। यू विल फाइंड कि एंगल B अपने आप एंगल E के इक्वल होगा और एंगल C अपने आप एंगल F के इक्वल होगा। सो केस क्लोज्ड। हमने सिमिलैरिटी प्रूफ करने का एक नया सुपर फास्ट शॉर्टकट ढूंढ लिया है। अब हर सुपर शॉर्टकट का एक कूल सा नाम भी तो होना चाहिए, राइट? तो चलिए इसे एक ऑफिशियल नाम देते हैं और ये भी देखते हैं कि मैथमेटिशियंस इसे प्रूफ कैसे करते हैं। तो ये है थ्योरम 6.5 और इसे हम कहते हैं साइड एंगल साइड, यानी SAS, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2 साइड्स और एंगल ठीक उनके बीच में, साइड एंगल साइड। अच्छा, अब इसका प्रूफ कैसे होता है? इट्स एक्चुअली अ वेरी क्लेवर 4-स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट, हम बड़े ट्रायंगल DEF के अंदर एक छोटा ट्रायंगल DPQ बनाते हैं, ऐसे कि DP साइड AB के बराबर हो और DQ साइड AC के। सेकंड, हम प्रूफ करते हैं कि हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल ABC इस नए छोटू ट्रायंगल DPQ के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लग जाता है। थर्ड, इससे हम ये प्रूफ कर देते हैं कि PQ लाइन जो है वो EF के पैरेलल है। और फोर्थ, जैसे ही लाइंस पैरेलल होती हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। और क्योंकि छोटा ट्रायंगल हमारे ओरिजिनल ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट था, इसका मतलब हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल ABC भी बड़े ट्रायंगल DEF के सिमिलर है। हो गया प्रूफ। तो अब हमारे पास ये SAS का पावरफुल टूल आ गया है। थ्योरी तो हमने समझ ली, अब चलो इसे एक्शन में देखते हैं। लेट्स सॉल्व सम इंटरेस्टिंग केसेस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ओके, ये केस देखो। यहाँ 2 लाइंस हैं जो O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। हमें एक अजीब सा रिलेशन दिया है, OA टाइम्स OB इक्वल्स OC टाइम्स OD। अब इससे हम क्या करें? इससे सिमिलैरिटी कैसे प्रूव करें? यहाँ पर द ट्रिक इज इन द रीअरेंजमेंट। इस इक्वेशन को अजीब तरह से मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। हमें इसे रेशियो में बदलना है। तो अगर हम साइड्स को थोड़ा सा शिफ्ट करें, हमें मिल जाता है OA/OC इक्वल्स OD/OB। अब ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? ये तो प्रोपोर्शनल साइड्स हैं। ग्रेट, प्रोपोर्शनल साइड्स तो मिल गई। अब हमें क्या चाहिए? एक इंक्लूडेड एंगल, राइट? तो ध्यान से देखो, एंगल AOD और एंगल COB। अरे, ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और वो तो हमेशा इक्वल होते हैं। तो हमें क्या क्या मिल गया? प्रोपोर्शनल साइड्स, चेक। उनके बीच का इक्वल इंक्लूडेड एंगल, चेक। ये तो बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है SAS सिमिलैरिटी का। इसका मतलब ट्रायंगल AOD is similar to triangle COB and case closed. ओके, अब टाइम आ गया है अपने ओरिजिनल पजल पर वापस जाने का। चलिए देखते हैं कि ये सिमिलैरिटी सिर्फ टेक्स्ट बुक में नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में असली चीजों की हाइट नापने में कैसे काम आती है। ये प्रॉब्लम हमारे उस बिल्डिंग वाले पजल जैसी ही है। यहाँ एक लड़की एक लैम्प पोस्ट से दूर चल रही है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है उसकी शैडो की लेंथ चेंज होती है। अब क्वेश्चन ये है, क्या हम किसी भी मोमेंट पर उसकी शैडो की एग्जैक्ट लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं?
एंड द आंसर इज यस वी कैन। देखो, इस सिचुएशन में ना दो इनविजिबल सिमिलर ट्रायंगल्स बन रहे हैं। एक छोटा ट्रायंगल जो लड़की और उसकी शैडो से बन रहा है, और एक बड़ा ट्रायंगल जो लैम्प पोस्ट और उसकी पूरी शैडो से बन रहा है। दोनों ही ट्रायंगल्स में एक एंगल 90 डिग्रीज का है। आखिर लड़की और लैम्प पोस्ट जमीन पर सीधे खड़े हैं, और जो लाइट सोर्स से एंगल बन रहा है वो दोनों के लिए कॉमन है। तो क्योंकि दो एंगल्स इक्वल हैं, ये ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। अब बस हम इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेटअप करेंगे और बूम, हम शैडो की लेंथ इजीली फाइंड कर सकते हैं। अमेजिंग है ना? तो आज का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? ये कि SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन आपके ज्योमेट्री टूल किट में एक सुपर पावर जैसा है। जब भी आपको दो ट्रायंगल्स में प्रोपोर्शनल साइड्स और उनके बीच का एंगल सेम दिखे, आपको तुरंत पता है कि वो सिमिलर हैं। नो एक्स्ट्रा चेकिंग, नो एक्स्ट्रा वर्क। तो अब आपका होमवर्क ये है, जब आप बाहर निकलें तो अपने आसपास थोड़ा ध्यान से देखना, सिमिलर ट्रायंगल्स ढूंढने की कोशिश करना। हो सकता है आपको किसी बिल्डिंग के डिजाइन में दिखें, या किसी ब्रिज के स्ट्रक्चर में, यहाँ तक कि पिज्जा के स्लाइस में भी। ज्योमेट्री हर जगह है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में। नमस्ते स्टूडेंट्स एंड वेलकम। तो फ्रेंड्स, रेडी हो? आज हम देखेंगे कि ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटीज यूज करके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कैसे क्रैक करते हैं। इट्स इजियर देन यू थिंक। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। लेट्स स्टार्ट विद अ रियल वर्ल्ड पजल। यहाँ एक लड़की है जो एक लैम्प पोस्ट से दूर जा रही है। आफ्टर 4 सेकंड्स उसकी शैडो कितनी लंबी होगी? लेट्स फाइंड आउट टुगेदर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी जस्ट नीड टू यूज आवर नॉलेज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है ट्रायंगल्स को पहचानना। कैन यू सी देम? एक बड़ा ट्रायंगल है लैम्प पोस्ट और उसकी शैडो का, और एक छोटा ट्रायंगल गर्ल और उसकी शैडो का। अब ये सिमिलर क्यों है? देखो, एंगल ई दोनों में कॉमन है और दोनों ट्रायंगल्स में एक 90 डिग्री एंगल है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, बाय ए सिमिलैरिटी ये ट्रायंगल सिमिलर हैं। और जब ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। सो वी गेट दिस सिंपल इक्वेशन। बेस वैल्यूज प्लग इन करनी है, लैम्प पोस्ट की हाइट, गर्ल की हाइट और उसकी डिस्टेंस। अ सिंपल कैलकुलेशन एंड वी गेट आवर आंसर। And this brilliantly illustrates the girl's shadow is 1.6 meters long. Dekha? Geometry in real life. Okay, real life problem to solve kar liya. Let's move to and see how this builds into a more formal proof. Don't worry, we'll do this together. ये है हमारा मिशन। हमें दो सिमिलर ट्रायंगल्स दिए गए हैं मीडियंस के साथ, और हमें ये तीन चीजें प्रूव करनी है। लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट पार्ट। टू प्रूव डेल्टा AMC इज सिमिलर टू डेल्टा PNR, हमें सिर्फ इन दो छोटे ट्रायंगल्स पर फोकस करना है। क्योंकि बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं, वी ऑलरेडी नो कि उनके साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। Now, what's really interesting about this slide is the role of the medians. They cut the base in half, allowing us to simplify the ratio. Simple, right? तो हमें क्या मिला? दो साइड्स का रेशियो सेम है और उनके बीच का एंगल भी सेम है। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? एग्जैक्टली, SAS सिमिलैरिटी। एंड द फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। ग्रेट जॉब! अब जब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, इट्स टाइम टू सी वेयर एल्स यू कैन अप्लाई देम। लेट्स टेक अ क्विक लुक एट द एक्सरसाइजेस। Exercise 6.3 में you will find all kinds of interesting problems. Angles find करने से लेकर different shapes में similarity prove करने तक. These are puzzles waiting for you to solve. Before we finish, let's quickly summarize the powerful tools you've learned. ये आपके permanent toolkit का हिस्सा है। Remember, these 4 criteria, ये हर similarity problem को solve करने की master keys हैं। AAA, AA, SS and SAS. So, the crucial point is to identify which key fits the problem. So, I'll leave you with one final thought. अपने आसपास देखो. Buildings में, shadows में, even in a slice of pizza. Where can you find these mathematical secrets hiding in plain sight? Keep exploring, and I'll see you in the next explainer.